बच्चों, आज हम एनसीईआरटी हमारी 11th क्लास की केमिस्ट्री कर रहे थे। उसमें सेकंड चैप्टर चल रहा था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, उसका आज हम थर्ड पार्ट पढ़ रहे हैं। क्या है टॉपिक हमारा? डेवलपमेंट्स लीडिंग टू द बोर्स मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, कि मतलब बोर मॉडल्स ऑफ एटम्स कैसे डेवलप हुआ और रदरफोर्ड मॉडल क्यों फेल हो गया, ये हमने देख लिया था। ठीक है, क्या क्या रीजन रहे उसके फेल होने के। उसके बाद क्या आया हमारा? बोर एटॉमिक मॉडल आया। ठीक है, तो वो कैसे क्या डेवलप हुआ, बोर ने क्या क्या चीज़ें बोली, वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। देखो, historically result observed from the studies of interactions of radiation with matter have provided immense information regarding the structures of atoms and molecules। ठीक है, ये क्या हुआ कि जब कोई भी रेडिएशन किससे इंटरेक्शन करती है, किसके साथ इंटरेक्शन करती है? विद मैटर, मैटर के साथ इंटरेक्शन करती है, तो उससे क्या होता है कि बहुत सारी इमेंस इंफॉर्मेशन हमें मिलती है किसके बारे में? स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स के अंदर। ठीक है, देखो मैटर क्या होता है? मैटर जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसका कुछ ना कुछ क्या हो, मास हो। ठीक है, तो उसको मैटर कहते हैं। और मैटर के ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स क्या होते हैं? हमारे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को जब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या हो गई भाई, फेल हो गई, तो उसके बाद बताया गया कि एटम्स को फर्दर भी डिवाइड किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। लेकिन मैटर किसके अंदर, एटम्स एंड मॉलिक्यूल किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? मैटर के अंदर। ठीक है, तो क्या होता है कि जब रेडिएशंस जो भी हम डालते हैं, या वो जो भी जहाँ से भी उसको रेडिएशन मिलती है किसी मैटर को, जब वो रेडिएशन इंटरेक्शन करती है किसी मैटर के साथ, तो वो एक एटम्स एंड मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर्स के बारे में एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है हमें। ठीक है, और उसी इन्फॉर्मेशन का यूज करके नील्स बोर ने क्या करा? रदरफोर्ड्स का जो मॉडल था उसमें क्या किए? कुछ सुधार किए। ठीक है, और टू डेवलपमेंट्स प्ले ए मेजर रोल इन द फॉर्मुलेशन ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एटम दीज वर। ठीक है, और इससे जब एटम्स और मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर का पता चलता है, जब कोई भी रेडिएशंस किससे रिएक्ट करती है? मैटर से, तो उस समय हमें क्या हुआ कि दो जो मेन क्या थे, हमें दो डेवलपमेंट्स के बारे में पता चला जो मेजर रोल प्ले करते हैं बोर मॉडल्स को, बोर मॉडल ऑफ एटम्स के फॉर्मुलेशन में। ठीक है, कि किस तरीके से दिया गया। दीज वर, ये कौन कौन से हैं? ड्यूल करेक्टर्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, विच मीन्स दैट रेडिएशंस possess बोथ वेव लाइक एंड पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज। यानी कि इससे हमें पता चला, जब एटम्स और मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर्स हम देखते हैं, कोई भी रेडिएशन मैटर के साथ रिएक्ट करती है, तो क्या होता है कि ये रेडिएशंस अपना ड्यूल नेचर शो करती है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का क्या होता है? ड्यूल नेचर होता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जैसे कि इनके नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होता है, उसको क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। वो क्या करती हैं? उनके अंदर क्या होता है? दोनों कैरेक्टर होते हैं, यानी कि वो वेव लाइक भी बिहेव करती हैं और पार्टिकल लाइक भी बिहेव करती हैं। वेव क्या होती है? वेव एक तरीके का क्या होता है कि हम एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक क्या करते हैं, जिसके थ्रू एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं विदाउट चेंज इन मास, तो वो क्या कहलाती है? वेव। और जो ऐसे 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 करती है, चलती हैं। ठीक है, क्या होता है जब हम पानी पे पत्थर मारते हैं तो ऐसे लहरें इस तरीके से वेव्स चलती हुई दिखाई देती है हमें, ऐसे ऐसे करके, तो वही हमारी क्या होती है? वेव्स होती हैं। वो क्या करती हैं? एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट में क्या करती हैं? एनर्जी ट्रांसफ़र करती हैं। और दूसरा हमें पता चला एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स रिगार्डिंग एटॉमिक स्पेक्ट्रा। और दूसरा हमें क्या मिला कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में जो भी हमें रिजल्ट एक्सपेरिमेंटली प्राप्त हुए, उनका यूज करके जो हमारे बोर साहब हैं उन्होंने अपना क्या दिया? मॉडल दिया। ठीक है, तो हमने कहा कि ड्यूल कैरेक्टरिस्टिक्स शो करती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो सबसे पहले हम उनके वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की बात करते हैं। ठीक है, देखो क्या होता है, जब भी कोई
हॉट हीटेड ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जब कोई गर्म ऑब्जेक्ट्स होता है वो क्या करता है, एब्जॉर्प्शन और एमिशन करता है किसका, रेडिएशन का। या तो वो ऑब्जर्व कर रहा होगा या फिर वो क्या कर रहा होगा, एमिशन कर रहा होगा किसका, भाई रेडिएशंस का। ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड थर्मल रेडिएशंस। और इनको ही जो मतलब एक हीटेड ऑब्जेक्ट्स होता है, जो रेडिएशंस का एब्जॉर्प्शन और एमिशन होता है, उन रेडिएशंस को हम क्या कहते हैं, थर्मल रेडिएशंस कहा जाता है। तो उन्होंने ट्राई किया कि भाई ये थर्मल रेडिएशंस कैसे बनी होती है, क्या होती है, इनका नेचर क्या होता है। ठीक है, तो देखो, it is now a well-known fact that thermal radiation consists of electromagnetic waves of various frequency और wavelengths। आज तो ये सबको पता है कि भाई जो थर्मल रेडिएशंस होती हैं वो एक तरीके की क्या होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही होती हैं, जिसकी फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। लेकिन ये उस समय इतना पता नहीं था कि भाई क्या है वेव का नेचर और क्या है भाई रेडिएशंस का, क्या थर्मल रेडिएशंस होती हैं। तो जो सबसे पहले हमें दिया गया थर्मल रेडिएशंस लॉ, वो कब दिया गया, 1850 में दिया गया। क्या दिया गया, थर्मल रेडिएशंस लॉ के बारे में बताया गया। और उसके बाद ही क्या दी गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की थ्योरी दी गई, भाई क्या है, कैसे बिहेव करती हैं। एंड द एमिशन ऑफ सच वेव्स बाय एक्सीलरेटिंग चार्ज पार्टिकल्स, मतलब क्या करता है, और इसी ही तरीके क्या इन वेव्स में क्या होता है, ये वेव्स क्या करती है, एमिशन करती हैं, और इसी ही वजह से क्या होता है, जो चार्ज पार्टिकल्स होता है ना वो एक्सीलरेट करता है, यानी कि जो चार्ज पार्टिकल्स होता है वो क्या करता है, अपना जो वेलोसिटी है कम या ज़्यादा करता है जब वो क्या करता है, एमिशन करता है। और ये किसने बताया सबसे पहले, 1870 में मैक्सवेल ने बताया। ठीक है, और एक्सपेरिमेंटली कंफर्म किसने किया इसको, हेनरिच हर्ट्ज ने। ठीक है, अब जेम्स मैक्सवेल ने 1870 में क्या कहा, उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया इसके बारे में कि जब भी किसी चार्ज बॉडी और इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो उनके बीच में क्या होता है, कैसे क्या रिएक्ट करते हैं, वो उन्होंने किसके मैक्रोस्कोपिक लेवल्स पे बताया। ठीक है, Maxwell was the first to give a comprehensive explanation about the interaction between the charged bodies and the behavior of electric and magnetic field of macroscopic, यानी कि जब इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड के बिहेवियर के बारे में, और जब चार्ज पार्टिकल्स इनसे रिएक्ट करते हैं, जब चार्ज पार्टिकल के बीच में इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड लगता है मैक्रोस्कोपिक लेवल, बड़े लेवल पे, किसने बताया सबसे पहले कि क्या चेंजेस होते हैं, मैक्सवेल ने। ही सजेस्ट दैट व्हेन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल मूव्स अंडर एक्सीलरेशन अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड आर प्रोड्यूस एंड ट्रांसमिटेड, यानी कि उन्होंने क्या बताया कि जब कोई इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल मूव करता है अंडर एसिलरेशन, यानी कि एसिलरेशन के अंदर क्या करता है, मूव करता है, यानी कि एसिलरेशन का मतलब कि उसका वेलोसिटी कम या ज़्यादा होती है, तो वो क्या करता है कि जब कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उसके मूवमेंट के दौरान, मोशन के दौरान क्या होता है, एक अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ठीक है, और क्या होता है, ट्रांसमिटेड होता है, और दीज फील्ड्स आर ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म्स ऑफ वेव्स कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा होता है तो वो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है अल्टरनेटिंग वे में, और ट्रांसमिट करता है वो, और वो ट्रांसमिटेड किस फॉर्म में करता है, दीज फील्ड आर ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, रेडिएशन की फॉर्म में वो क्या करता है, ट्रांसमिट करता है वेव्स को, और इससे क्या होता है, उस वेव्स को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ रेडिएशन नॉन फ्रॉम अर्लियर डेज। देखो पहले में सब जानते थे कि भाई लाइट किसका फॉर्म है, रेडिएशन का, लेकिन इससे पहले अलग अलग क्या थे, अलग अलग स्पेक्चुलेशन थे अबाउट द नेचर ऑफ लाइट्स। ठीक है, पहले तो अर्ली टाइम में ये माना गया था
कि भाई जो लाइट्स है वो किससे मिलके बना होता है, पार्टिकल्स से। लेकिन 19th सेंचुरी में लाइट का कैसा नेचर माना गया, वेव नेचर। ठीक है, अब देखो मैक्सवेल ने क्या बताया इसमें, मैक्सवेल वाज अगेन द फर्स्ट टू रिवेल दैट लाइट वेव्स आर एसोसिएटेड विद ओसिलेटिंग इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक करैक्टर। ठीक है, जो लाइट्स की वेव्स होती हैं उसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक करैक्टर्स होते हैं। जब वो ओसिलेटिंग, जब वो क्या ओसिलेट करती हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स, यानी कि ये जो वेव्स हैं, मान लो वो क्या करती हैं कि भाई इसके अंदर जब भी कोई लाइट्स पार्टिकल्स मोशन करता है, लाइट वेव्स मूव करती हैं, तो उसके अंदर क्या आ जाता है, क्या है, किससे एसोसिएटेड होती हैं वो, उनके अंदर इलेक्ट्रिक और एक मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जनरेट हो जाता है। ठीक है, अब देखो इसके बारे में उन्होंने क्या बताया, देखो इसमें साफ साफ बता रखा है, ऑल दो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव मोशन इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर। देखो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, जो लाइट भी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही हैं, तो उनका जो मोशन होता है ना वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, जिसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं। देखो, द ओसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय ओसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल्स। देखो जब चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं तो वो क्या जनरेट करते हैं भाई, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड्स जब जनरेट होते हैं तो वो एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, एंड बोथ आर द परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव्स। और ये दोनों आपस में भी परपेंडिकुलर होते हैं, और किसके परपेंडिकुलर होते हैं दोनों, प्रोपोगेशन ऑफ द वेव्स, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव्स। ठीक है, देखो इसमें दिखा रखा है, मान लो ये हमारा क्या है, जेड डायरेक्शन है, ये वाई, और ये हमारा क्या होता है भाई, ये वाई, ये जेड, और ये एक्स डायरेक्शन में कौन सा मूव कर रहा है, हमारी लाइट मूव कर रही है ऐसे, इसका ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। तो जो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड लगेंगे, ये जो रेड कलर का दिख रहा है ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिकल फील्ड। ठीक है, और ये ब्लू कलर की जो वेव चल रही हैं ये क्या जनरेट कर रही हैं, मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होते हैं, एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर्स होंगे, यानी कि 90 डिग्री पे। परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया, 90 डिग्री पे होंगे ये। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये क्या चल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे चलेगा, ऐसे ऐसे। ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे के भी परपेंडिकुलर होते हैं, और जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होता है उसके भी क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है कि जैसे साउंड्स वेव्स के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है भाई, हमें मीडियम की ज़रूरत होती है, बट जो हमारी वेव्स होती हैं उनको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को किसी भी तरीके का कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता, ये वैक्यूम में भी क्या कर सकती हैं, मूव कर सकती हैं। जैसे देखो भाई, हमें क्या होता है कि हमारी आवाज़ के लिए हमें क्या चाहिए, प्रोपोगेशन के लिए कुछ मीडियम चाहिए, लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, जैसे हमारे टीवी रेज होती है, जैसे हम रिमोट की चैनल वगैरह चेंज करते हैं, तो वो भी एक इसका एग्जांपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। हम दूर से बैठे बैठे दबाते रहते हैं, चैनल चेंज करते रहते हैं, तो उसको किसी भी तरीके का कोई मीडियम की रिक्वायर्ड नहीं होती है। इट इज़ नाउ वेल एस्टेब्लिश दैट देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ठीक है भाई, बहुत सारी क्या होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है, जो जिनकी वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी क्या करती हैं, डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। ठीक है, और जब इन सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को मिला दिया जाता है तो क्या बनता है उससे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम्स। ठीक है, डिफरेंट रीजन, देखो यहाँ पे क्या होता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या दे रखी हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेव्स दे रखी हैं, जिनकी फ्रिक्वेंसी या मैं बोल दूँ वेवलेंथ क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, ये दे रखी है इसकी। तो लेफ़्ट से राइट चलने पे क्या हो रहा है, देखो जो हमारी लैम्बडा है वो क्या कर रही है, बढ़ रही है, और जो हमारी
फ्रिक्वेंसी है वो क्या हो रही है, लेफ़्ट टू राइट घट रही है। ठीक है, अब देखो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स और फ्रिक्वेंसी की क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। जब इनको मिला दिया पूरा तो ये क्या बन गया, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम्स बन जाता है। ठीक है, अब देखो इनकी रेंज अलग अलग होती है, कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेड क्या काम आती है और क्या रेंज होती है। देखो सबसे पहले क्या होता है, रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स की फ्रिक्वेंसी देखो कितनी दे रखी है, 10⁻6, और ये किस में यूज होती है, ब्रॉडकास्टिंग में। ठीक है, इसी तरीके से हमारा अगला आता है माइक्रोवेव रीजन। माइक्रोवेव रीजन्स की वेव्स की फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, 10⁻10 हर्ट्ज। ठीक है, 10⁻10 हर्ट्ज होती है, और इसका यूज किस में होता है, रडार वगैरह में इसका यूज होता है। ठीक है, इंफ्रारेड रीजन्स का क्या होता है, 10⁻13 होती है, 10⁻13 इंफ्रारेड वगैरह के लिए, ये 14 तो इसी के बीच में क्या होगी, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड किस में काम आती है हमारी, जो इंफ्रारेड है वो यूज होती है हीटिंग वगैरह के लिए। और अल्ट्रावायलेट रीजन अराउंड 10⁻16 हर्ट्ज एज ए कॉम्पोनेंट ऑफ सन रेडिएशन, यानी कि जो हमारे सूर्य की जो किरणें आती हैं वो होती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की, जो हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होती हैं। द स्मॉल पोर्शन अराउंड 10⁻15 हर्ट्ज इज व्हाट इज ऑर्डिनरी कोल्ड विजिबल रीजन, यानी कि जो हमारा 10⁻16 और 10⁻14 के बीच में एक रीजन है हमारा, उसको 10⁻15 के आसपास, तो वो वहाँ पे हम उसको हम क्या बोलेंगे, विजिबल रीजन। और उसी रीजन्स की रेज हमें क्या करती है, हमारी आई से दिखाई देती है। ठीक है, और अदर को अगर हमें देखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक इंस्ट्रूमेंट्स की क्या होगी, रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, तो ये जो विजिबल रीजन है 10⁻15 में, ठीक है, तो ये क्या है, हमारा विजिबल रीजन होता है, यानी कि जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, विजिबल रीजन में कौन कौन से कलर होते हैं, विबग्योर के नाम से। ठीक है, देखा होगा आपने, विबग्योर लिखते हैं, ग्योर। इधर क्या होता है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो इधर से इधर चलेंगे तो क्या होता है, लैम्बडा इंक्रीज होती है, फ्रिक्वेंसी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, ये है हमारा विजिबल रीजन। और विजिबल रीजन्स की रेंज कितनी होती है, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर, 750 नैनोमीटर के बीच में किसकी रेंज होती है, किसकी वेव लेंथ होती है, नैनोमीटर के बीच में 400 से 750 विजिबल स्पेक्ट्रम की विजिबल रेंज। ठीक है, अब देखो इसमें इधर से इधर चलते हैं तो वेव लेंथ्स क्या होती हैं, बढ़ती हैं, और फ्रिक्वेंसी क्या होती है, घटती है। तो देखो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, सबसे पहले कॉस्मिक रेज आएंगी इधर, ठीक है, फिर गामा रेज, फिर एक्स रेज, फिर यूवी, फिर आईआर, फिर माइक्रोवेव, फिर रेडियो वेव्स। ठीक है, तो क्या होता है कि सबसे ज़्यादा जो फ्रिक्वेंसी होगी वो किसकी होती है, कॉस्मिक रेज की। सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी कॉस्मिक रेज, या मैं बोल दूँ गामा रेज की होगी। ठीक है, और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है भाई, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ्स होती है हमारी रेडियो वेव्स की। ठीक है, तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, CGX, UV, IMR। ठीक है, C से कॉस्मिक, G से गामा, X से एक्सरे, यूवी, फिर विजिबल, फिर हमारा इंफ्रारेड, फिर हमारा माइक्रोवेव, और फिर हमारा रेडियो वेव्स। ठीक है, ये दे रखा है हमारा। ठीक है, अब देखो डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूनिट्स आर यूज टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम डिफरेंट यूनिट्स काम में लेते हैं। दीज रेडिएशंस आर कैरेक्टराइज बाय द प्रॉपर्टीज नेमली फ्रिक्वेंसी एंड वेवलेंथ्स। ठीक है, यानी कि जो हमारी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स होती हैं, एक होती है फ्रिक्वेंसी और एक होती है वेवलेंथ। ठीक है, एंड द SI यूनिट फॉर फ्रिक्वेंसी इज हर्ट्ज या सेकंड इनवर्स। ठीक है, फ्रिक्वेंसी की यूनिट क्या होती है हमारी, हर्ट्ज या सेकंड इनवर्स। आफ्टर हेनरीज हर्ट्ज इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स दैट पास ए गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड। ठीक है, देखो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करती हूँ। मान लो ये क्या है हमारी एक वेव्स,
ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम, इस तरीके की जो ऐसे ऐसे करके चलती है ये हमारी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, जो ऊपर उठा हुआ पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं क्रस्ट, और जो नीचे वाला पार्ट्स होता है जो उसको बोलते हैं हम ट्रम्प। ये होता है इसका मैक्सिमा, ये होता है इसका मिनिमा। ठीक है, अब देखो दो कॉन्सिक्वेंट्स क्रस्ट का बोल दें या दो कॉन्सिक्वेंट ट्रम्प का बोल दें, तो उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, और वेवलेंथ की एसआई यूनिट्स क्या होती है, एसआई यूनिट होती है वेवलेंथ्स की मीटर। ठीक है, अब वेवलेंथ्स को हम पिकोमीटर में भी नाप सकते हैं, माइक्रोमीटर में भी, मिलीमीटर में भी, नैनोमीटर में भी, एंगस्ट्रॉम में भी और फेम्टोमीटर। ठीक है, तो पिकोमीटर में 10⁻⁻12 मीटर, माइक्रोमीटर में 10⁻⁻6 मीटर, मिलीमीटर में 10⁻⁻3 मीटर, नैनोमीटर में 10⁻⁻9 मीटर, एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर, फेम्टोमीटर में 10⁻⁻15 मीटर होता है। ठीक है, अब देखो कि ये जो है एक अर्थ, एक क्रस्ट और एक ट्रम्प से मिलके क्या बनती है हमारी एक वेव, इसको हम बोलेंगे एक वेव। और इस एक वेव को जो पार करने में जो टाइम लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। और इसके अर्थ या अर्थ की हाइट या क्रस्ट की हाइट या ट्रम्प की जो गहराई होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड, यानी कि ये इसकी हाइट ही क्या कहलाती है हमारी, एम्पलीट्यूड। और एक पर्टिकुलर पॉइंट से एक सेकंड के अंदर कितनी वेव्स गुजरती हैं वो ही हमारी क्या कहलाती है, यानी कि ये कोई क्या है, पर्टिकुलर पॉइंट से मान लो कितनी वेव्स गुजरती हैं एक सेकंड के अंदर, वो हमारी क्या कहलाती है, फ्रिक्वेंसी। और फ्रिक्वेंसी की यूनिट हमने देखो जब हम अपनी डेली लाइफ से बात करते हैं तो कोई डेली आता है उसको बोलते हैं फिर कि ये कितनी फ्रिक्वेंटली आता जाता है, या जो ज़्यादा दिनों में तो जो मतलब जल्दी आता है कि ये कितना फ्रिक्वेंट आता है, यानी कि कितनी जल्दी आता है। तो यानी कि एक सेकंड के अंदर कितनी वेव्स गुजरती हैं पर यूनिट टाइम्स, वो हमारे क्या कहलाती है, उसकी फ्रिक्वेंसी कहलाती है। ठीक है, और फ्रिक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज होती है। इसी तरीके से देखो इसमें देख लेते हैं हम क्या दे रखा है, हर्ट्ज होती है फ्रिक्वेंसी की यूनिट या सेकंड इनवर्स, एंड इज डिफाइन एज द नंबर ऑफ वेव्स दैट पास ए गिवन पॉइंट इन 1 सेकंड। एक सेकंड के अंदर कितनी नंबर ऑफ वेव्स पास होती हैं। देखो जब हम क्या करते हैं, कोई भी पंखा खरीदते हैं तो हम देखते हैं उसका CPM, ठीक है, साइकिल पर मिनट कितना है, कि वो 1 मिनट के अंदर कितनी बार घूमेगा। ठीक है, तो वो उसकी क्या होती है, फ्रिक्वेंसी होती है, यानी कि एक सेकंड के अंदर वो कितनी बार CPS की बात करते हैं कि साइकिल पर सेकंड की वो कितनी, एक सेकंड में कितनी बार घूमेगा, तो वही उसकी क्या होती है, फ्रिक्वेंसी होती है। ठीक है, वेवलेंथ शुड हैव द यूनिट्स ऑफ लेंथ एंड एज यू नो द SI यूनिट मीटर, माइक्रोमीटर जैसे कि मैंने तुम्हें बताया किसी में भी माप सकते हैं। और जितनी छोटी वेव्स होगी उसकी स्मॉलर ही वेवलेंथ होगी, उससे उसी तरीके से हम उसकी क्या यूज करेंगे, यूनिट चूज करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो हमें छोटी है, इसको सेंटीमीटर में बदलना है, तो कितना हो गया, 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, इसको क्या लिखेंगे, 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। इस तरीके से 10⁻⁻3 मीटर को क्या लिखेंगे, यानी कि 10⁻1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनको किस में भी बदल सकते हैं, सेंटीमीटर में भी बदल सकते हैं। ठीक है, अब देखो जब वैक्यूम में से ये ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस मूव करती हैं, ट्रेवल करती हैं, तो उसकी स्पीड क्या होती है, वैक्यूम के अंदर सबकी सेम रहती है। ठीक है, और उनकी स्पीड क्या रहती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और इसी को हम कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट, और इसको किससे दिया जाता है, C से। ठीक है, तो फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट यानी कि म्यू, लैम्बडा यानी कि वेवलेंथ, और स्पीड ऑफ लाइट में क्या रिलेशन होता है,
स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू फ्रिक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, और फ्रिक्वेंसी हमारी बराबर हो जाएगी स्पीड ऑफ लाइट डिवाइड बाय वेवलेंथ। ठीक है, तो ये रिलेशन होता है हमारा। एक आता है हमारा वेव नंबर, यानी कि पर यूनिट लेंथ में कितना नंबर ऑफ वेव लेंथ्स होगा। ठीक है, मान लो ये कोई 1 मीटर या पर यूनिट हमने 1 मीटर लिया, इसके अंदर कितनी नंबर ऑफ वेव्स होंगी ये हमें बताता है वेव नंबर। ठीक है, और वेव नंबर क्या होती है हमारी म्यू बार, और ये रेसिप्रोकल होती है लैम्बडा के, तो इसकी यूनिट हो जाएंगी रेसिप्रोकल ऑफ लैम्बडा की, जो भी यूनिट होंगी उसका रेसिप्रोकल कर दो। ठीक है, तो वो क्या होती है हमारी वेव नंबर होती है। ठीक है, और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, जैसे लैम्बडा की क्या होती है मीटर, तो इसकी क्या हो जाएगी मीटर इनवर्स, और सेंटीमीटर में लेंगे लैम्बडा को तो ये इसकी यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक, अब देखो इसमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। इसमें हमें दे रखा है, इस क्वेश्चन में हमने फ्रिक्वेंसी दे रखी है किलो हर्ट्ज में, और हमसे कैलकुलेट करवाया वेव लेंथ। ठीक है, तो वेव लेंथ और फ्रिक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है, जैसे कि हमने देखा C इज इक्वल टू वी अपॉन लैम्बडा, तो हमें फ्रिक्वेंसी दे रखी है और हमें लैम्बडा क्या करवाया है, कैलकुलेट करवाया है। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं लैम्बडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, लैम्बडा इज इक्वल टू फ्रिक्वेंसी निकलवाई है ना, लैम्बडा इज इक्वल टू हो जाएगा C बाय म्यू, यानी कि फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे यूनिट रख देंगे, C की वैल्यू फिक्स होती है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड, और म्यू उसने दे रखा किलो हर्ट्स में, तो उसको हर्ट्स में रखेंगे तो इंटू करेंगे 10⁻³ सेकेंड से इनवर्स, क्योंकि हर्ट्स को हम क्या लिख सकते हैं सेकेंड इनवर्स। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो जो निकल के आएगी मीटर में वो क्या होगी हमारी वेवलेंथ होगी। ठीक है, इसी ही तरीके से ये क्या हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या दे रखा है, वेवलेंथ दे रखी है, वेवलेंथ की रेंज दे रखी है विजिबल की, जैसा कि हमें पता है 450 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर होती है, और इसको वेवलेंथ के टर्म में, इस वेवलेंथ को हमने किसके टर्म में लिखना है, फ्रिक्वेंसी के टर्म में। तो हमें पता है कि वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है, फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू C बाय लैम्बडा, तो ये हमें दे रखी है। तो यहाँ पे लैम्बडा की वैल्यू रखेंगे, कितनी कितनी दे रखी है, एक बार यहाँ पे रखेंगे C की वैल्यू 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड, और इसकी वैल्यू रखेंगे लैम्बडा की, नैनोमीटर दे रखी है ना, तो एक रेंज है हमारी 400 नैनोमीटर, 10⁻9 मीटर लिख सकते हैं उसको हम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी हमारी निकल के फ्रिक्वेंसी सेकंड इनवर्स। ठीक है, अब इसकी जगह एक बार हम क्या रख देंगे 750 नैनोमीटर रखेंगे, तो ये हमें क्या बता देगा, रेंज बता देगा फ्रिक्वेंसी की। तो ये क्वेश्चन हम ऐसे कर सकते हैं। अब देखो, कैलकुलेट वेवलेंथ्स एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ येलो रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ 5800 एंगस्ट्रॉम्स। ठीक है, हमें क्या करना है, वेवलेंथ्स, वेव नंबर बताना है और फ्रिक्वेंसी बतानी है। ठीक है, तो देखो इसको हम कैसे कर सकते हैं, हमें दे रखा है वेवलेंथ्स, यूनिट देख के पहचानेंगे हम, क्या दे रखा है हमें, लैम्बडा दे रखा है 5800 एंगस्ट्रॉम बोलें इसको, या फिर 58,000 × 10⁻⁻10 मीटर बोलें। ठीक है, तो हमें क्या निकालनी है, इससे फ्रिक्वेंसी और वेव नंबर निकालना है। तो देखो फ्रिक्वेंसी होगा हमारा C अपॉन लैम्बडा, तो यहाँ से हमारा लैम्बडा निकल जाएगा ना, फ्रिक्वेंसी निकल जाएगा। ठीक है, फ्रिक्वेंसी निकल जाने के बाद हमें क्या निकालना है, वेव नंबर। तो वेव नंबर क्या होता है, लैम्बडा का रेसिप्रोकल होता है 1 बाय लैम्बडा, तो लैम्बडा हमें दे रखा है, तो हम क्या कर देंगे 2 × 10⁻⁻10 मीटर, तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, वेव नंबर। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं ये। अब आगे बात करते हैं हम पार्टिकल नेचर ऑफ, अभी हमने वेव नेचर्स पढ़ा, अब हमारा अगला पार्ट आता है पार्टिकल्स नेचर क्या होता है। ठीक है, तो देखो जब भी हम
क्या करते हैं कि ये तो हो गया वेव के फॉर्म में भी रहता है, जो रेडिएशंस होती हैं वो हमारी, और किसके फॉर्म में, पार्टिकल्स के फॉर्म में भी। तो पार्टिकल्स, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। तो उसको समझाने के लिए क्या दिया गया, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज को समझाने के लिए प्लांक क्वांटम थ्योरी। जैसे देखो कुछ एक्सपेरिमेंट यानी कि डिफ्रैक्शन, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में वेव्स जाती है तो बेंड हो जाती है, ये होता है डिफ्रैक्शन। और एक होता है इंटरफेरेंस, यानी कि दो वेव्स का आपस में क्या होना, मिलना। वो कॉन्स्ट्रक्टिव भी हो सकता है और एडिशन, मतलब कॉन्स्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है और डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस। इसको तो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं वेव नेचर से, लेकिन बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो किससे एक्सप्लेन नहीं होते हैं, वेव नेचर से। जैसे कि द नेचर ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम हॉट बॉडीज। जो हॉट बॉडीज होती हैं वो क्या करती हैं, रेडिएशंस का एमिशन करती हैं, तो उनका नेचर क्या होता है, ये हम इसके थ्रू एक्सप्लेन नहीं कर सकते वेव नेचर के थ्रू। दूसरा है इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मैटर सरफेस वैन रेडिएशंस स्ट्राइक्स इट। यानी कि जब हम किसी मेटल के सरफेस पे क्या करते हैं, रेडिएशंस स्ट्राइक करते हैं, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये भी हम इसके थ्रू नहीं बता सकते वेव नेचर के थ्रू। थर्ड हमारा है वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। यानी कि जब हम क्या करते हैं, सॉलिड्स के टेम्परेचर में उतार चढ़ाव करते हैं तो उसकी हीट कैपेसिटी भी क्या होती है, चेंज होती है। तो इसको भी हम नहीं बता सकते इसके थ्रू, ठीक है। और एक लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स आया, ठीक है। लाइन स्पेक्ट्रा हमें ऑब्जर्व हुआ एटम्स का, स्पेशली रेफरेंस टू हाइड्रोजन। तो उसका भी नेचर हम नहीं बता सकते कि भाई किस तरीके से एमिशन और एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये क्या होती हैं, स्पेक्ट्रल लाइन आती हैं, तो इनको भी हम किसकी फॉर्म में नहीं बता सकते, वेव की फॉर्म में। तो देखो इससे क्या होता है, इन फिनोमिना से, ये फिनोमिना हमें बताते हैं कि कोई भी सिस्टम ना एनर्जी को किस फॉर्म में लेता है, डिस्क्रीट अमाउंट में, यानी कि एक पर्टिकुलर अमाउंट्स में लेता है, ना कि सारी पॉसिबल एनर्जी को लेता है, ठीक है। कुछ ना कुछ पर्टिकुलर अमाउंट्स होता है जिसको वो एमिशन या एब्जॉर्प्शन करता है। ये फिनोमिना हमें ये बताते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में क्या बताया गया है कि जब भी कोई हॉट ऑब्जेक्ट्स एमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ओवर ए वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ्स एट हाई टेम्परेचर। देखो जब भी क्या होता है कि कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट्स यानी कि गर्म ऑब्जेक्ट्स जब एमिशन करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का, तो उसकी ना वेवलेंथ्स क्या होती हैं, बहुत वाइड होती हैं, ठीक है। बहुत वाइड होती हैं, और एट हाई टेम्परेचर an appreciable proportion of radiation is in the visible region of the spectrum। और जैसे जैसे हम उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं या एट ए हाई टेम्परेचर, एक बहुत बड़ा प्रोपोर्शन हमें देखने को मिलता है इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का विजिबल रीजन के अंदर, है ना, विजिबल रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। जैसा कि हमें बताया था कि ये विजिबल रीजन का स्पेक्ट्रम हमें देखने को मिलता है डिफरेंट डिफरेंट वेव्स, डिफरेंट वेवलेंथ्स पे, ठीक है। अब एज द टेम्परेचर इज रेज ए हायर प्रोपोर्शन ऑफ ए शॉर्ट वेवलेंथ ब्लू लाइट इज जनरेटेड, ठीक है। देखो जैसे क्या होता है हमारा विजिबल रीजन के अंदर, हमने देखा कि क्या होता है, विबग्योर होता है, विबग्योर। तो देखो लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो लैम्डा क्या होती है, इंक्रीज होती है, और फ्रिक्वेंसी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो यहाँ पे सबसे इंटेंस जो लाइट होगी वो क्या होगी, रेड होगी। और इधर आएंगे राइट टू लेफ़्ट आएंगे तो लैम्डा डिक्रीज होती है और म्यू इंक्रीज होगी, ठीक है। तो उन्होंने यही कहा कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे ना, हम क्या करते जाएंगे भाई, उसकी जो फ्रिक्वेंसी वो बढ़ती जाएगी और वो किसकी तरफ शिफ्ट होता जाएगा, शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ, ठीक है। जैसे हमने एक आयरन रोड को गर्म किया तो क्या होगा, वो धीरे धीरे क्या होगा, पहले रेड होगा, फिर
बहुत ज़्यादा रेड हो जाएगा। फिर जैसे जैसे और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाइट, एंड फिर किस में आ जाता है, ब्लू में। ठीक है, यानी कि इससे क्या होता है कि हम टेम्परेचर घटा के और बढ़ा के क्या कर सकते हैं, लाइट्स की क्या चेंज कर सकते हैं, हम वेवलेंथ्स और फ्रिक्वेंसी चेंज कर सकते हैं। तो क्या होगा कि जो दिस मीन्स द रेड रेडिएशन इज मोस्ट इंटेंस एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए जो रेड कलर आया था वो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंटेंस था, और जो ब्लू कलर आया वो एक दूसरे टेम्परेचर पे क्या है, मोस्ट इंटेंस है। ठीक है, दिस मीन्स इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स एमिटेड बाय हॉट बॉडी डिपेंड अपॉन इट्स टेम्परेचर। यानी कि किस तरीके की इंटेंसिटी की रेडिएशंस क्या होगी, एमिट या एब्जॉर्ब होगी बाय द हॉट बॉडी, ये डिपेंड करता है हमारा टेम्परेचर पे। यानी कि इंटेंसिटी मतलब कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से एक पर्टिकुलर टाइम से कितने, मैं बोल दूँ, एक पर्टिकुलर पॉइंट एक पर्टिकुलर टाइम में कितनी लाइट डाली गई उसके अंदर, तो वो उसकी क्या कहलाती है, इंटेंसिटी कहलाती है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ कि डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल होते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे वो एमिशन और एब्जॉर्प्शन शो करते हैं। ठीक है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट्स क्या करता है, लाइट उसके ऊपर आके चमकती है तो वो कुछ पार्ट क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, कुछ एमिट करता है, कुछ रिफ्लेक्ट कर देता है। ये किस वजह से होता है, क्योंकि सारे जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो इम्परफेक्ट एब्जॉर्बर होते हैं रेडिएशंस का, जबकि एन आइडियल बॉडी विच एमिट्स एंड एब्जॉर्ब रेडिएशंस ऑफ ऑल फ्रिक्वेंसीज यूनिफॉर्मली इज कॉल्ड ए ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी हमारी क्या होती है, किसी भी तरीके की लाइट डाल दो किसी भी फ्रिक्वेंसी की, वो उसको क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी। और जो रेडिएशंस ब्लैक बॉडी के थ्रू क्या होती है, एमिटेड होती हैं, उसको हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। ठीक है, ऐसे तो कोई भी ब्लैक बॉडी का एग्जांपल नहीं मिला है, लेकिन हम बात करें कि कार्बन ब्लैक्स या फिर एक ऐसा क्या कैविटी जिसके अंदर एक ही क्या होता है, होल होता है। तो देखो इस तरीके की कैविटी होगी, उसके अंदर एक होल के थ्रू लाइट क्या हो गई, अंदर एंटर कर गई, और उसमें दूसरा कोई होल नहीं है, तो क्या होगा, उस बॉडी की दीवारों से टकराती रहेगी, कैविटी की दीवारों से, वहीं पे एब्जॉर्ब होगी और वहीं पे क्या होगी, रिफ्लेक्ट होके वहीं पे एब्जॉर्ब होती रहेगी, बाहर नहीं आ पाती। तो ये क्या है, हमारी एक ब्लैक बॉडी है। ठीक है, अब क्या होता है कि जो ब्लैक बॉडी होती है ना, ये क्या होती है, एक परफेक्ट रेडिएटर ऑफ रेडिएंट एनर्जी होती है। ठीक है, और ये जो ब्लैक बॉडी होती है, ब्लैक बॉडी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद इट सराउंडिंग, सराउंडिंग के साथ वो क्या होती है, थर्मल इक्विलिब्रियम में होती है। इट रेडिएट्स सम सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया के अंदर ये सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएट्स करती है और एब्जॉर्ब करती है। इस जितना उसने एब्जॉर्ब किया अपने सराउंडिंग से, उतना ही क्या करती है, एमिट करती है। द अमाउंट ऑफ लाइट एमिटेड फ्रॉम ए ब्लैक बॉडी पर यूनिट टाइम के अंदर जितनी भी लाइट एमिटेड की जाती हैं, उसकी अमाउंट ही हमारी क्या कहलाती है, उसकी इंटेंसिटी कहलाती है। और ये इंटेंसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, at a given temperature intensity of radiation emitted increase with the increase of wavelengths। यानी कि जो ये इंटेंसिटी होती है ना, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ्स, यानी कि लैम्बडा के। ठीक है, अब क्या होगा, मतलब जो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन किसका फंक्शन होती है, वेवलेंथ्स का फंक्शन होती है, यानी कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा, यानी कि वेवलेंथ्स। ठीक है, अब देखो इसमें दिखाया गया है कि जैसे जैसे देखो इसमें क्या बताया गया है कि हमारा टेम्परेचर पहले क्या था, T1 था। जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर क्या हुआ, जैसे जैसे T1 टेम्परेचर पे एक पॉइंट था जहाँ पे क्या थी, वेवलेंथ हमारी क्या थी, शॉर्टर थी। फिर एक मैक्सिमम वेवलेंथ्स आई, ठीक है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, उसके बाद क्या हो गई, घटना शुरू हो गई। इसी तरीके से
क्या होगा कि जैसे जैसे हम और टेम्परेचर बढ़ाएंगे, देखो पहले T1 टेम्परेचर कम था तो वहाँ पे वेवलेंथ क्या थी, ज़्यादा थी, और फ्रिक्वेंसी क्या थी, कम थी यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हमने इसका टेम्परेचर बढ़ाया, यानी कि टेम्परेचर बढ़ा के T2 कर दिया, तो ये जो हमारी क्या थी, वेवलेंथ थी, ये किसकी तरफ शिफ्ट हो गई, शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ, ठीक है। शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ क्या हो गई, शिफ्ट हो गई, और इनकी इंटेंसिटी क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई, ठीक है। इंटेंसिटी यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे कम थी इसकी इंटेंसिटी, ये इंटेंसिटी को शो करता है लैम्बडा को, किसका फंक्शन होती है, वेवलेंथ का फंक्शन होती है, यानी कि जो इंटेंसिटी होती है हमारी वो किसका फंक्शन होती है, वेवलेंथ का। As at a given temperature, intensity of radiation emitted increase with the increase of wavelengths, यानी कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ्स, है ना। तो इंटेंसिटी भी क्या होती है, उसकी बढ़ती है। अब देखो इधर क्या दे रखा है, हमने कहा, उसके बाद किसने बताया, हमारे प्लांक का हम पढ़ रहे हैं, प्लांक क्वांटम थ्योरी। तो प्लांक ने क्या कहा कि जब भी कोई क्या होता है, कोई भी ओसिलेटर यानी कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं किसी दीवार से, तो वो क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन और एमिशन ऑफ रेडिएशंस करते हैं, ठीक है। तो वो किस फॉर्म में करते हैं, देयर फ्रिक्वेंसी ऑफ ओसिलेशन इज चेंज बाय इंटरेक्शन विद ओसिलेटर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, यानी कि इनकी ओसिलेशंस की फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाती है जब ये ओसिलेटर्स क्या करते हैं, आपस में इंटरेक्शंस करते हैं, तो इससे क्या हो जाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की जो फ्रिक्वेंसी है वो क्या होती है, चेंज हो जाती है। Planck assumed that radiation could be subdivided into discrete chunk of energy, और क्या होता है कि ये रेडिएशन डिवाइड कर जाती है डिस्क्रीट यानी कि पर्टिकुलर एनर्जी के एक पैकेट के रूप में, एक पर्टिकुलर चंक ऑफ एनर्जी में। ही सजेस्ट दैट एटम्स एंड मॉलिक्यूल कुड एमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी ओनली इन डिस्क्रीट क्वांटिटीज एंड नॉट इन ए कंटिन्यूअस मैनर, यानी कि देखो कंटिन्यूअस मैनर में ना करके हमारा क्या होता है, एक डिस्क्रीट लेवल, ठीक है। कंटिन्यूअस मैनर की देखो, एक तो स्लैब बना होता है ऊपर जाने के लिए, और एक क्या होता है, इस तरीके से सीढ़ियाँ बनी होती हैं, ठीक है। क्या होता है, इस तरीके से सीढ़ियाँ बनी होती है। तो देखो यहाँ पे कोई भी पॉइंट पे क्या है, कंटिन्यूअस नेचर है, हम कोई भी निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है जो आदमी सीढ़ियों से जा रहा है वो बीच में कहीं लटक जाएगा, या तो वो यहाँ खड़ा रहेगा या वो यहाँ खड़ा रहेगा, ठीक है। तो ये होता है डिस्क्रीट लेवल और ये होता है कंटिन्यूअस नेचर, ठीक है। तो क्या होता है कि कंटिन्यूअस नेचर के रूप में ना करके एक डिस्क्रीट मैनर में क्या करता है, डिस्क्रीट क्वांटिटी में क्या करता है, एमिशन और ऑब्जर्वेशन करता है, उसको हम क्या कहते हैं, क्वांटम कहते हैं। और अगर लाइट की बात करें तो उसी क्वांटम को क्या कहा जाता है, फोटोन कहा जाता है। और इसी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की जो एनर्जी होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, इसकी फ्रिक्वेंसी के, और इसको E बराबर एच न्यू से क्या किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है। एच यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6 इंटू 10⁻⁻⁻14 जूल सेकेंड होता है, ठीक है। और ये क्या होता है कि इसी के बेस पे प्लांक किसका इंटेंसिटी इन द रेडिएशन फ्रॉम ब्लैक बॉडी ऑफ ए एज ए फंक्शन ऑफ फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो ये इंटेंसिटी जो है ये ब्लैक बॉडी के अंदर किसका फंक्शन होती है, फ्रिक्वेंसी या वेवलेंथ का फंक्शन होती है, डिफरेंट टेम्परेचर पे जो इंटेंसिटी होती है हमारी, ठीक है। तो वो प्रोपोर्शनल होती है हमारे किसके, टेम्परेचर के, और साथ ही मैं बोल दूँ वेवलेंथ्स के, और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है फ्रिक्वेंसी के, और दोनों ही फ्रिक्वेंसी और किसका इंटेंसिटी किसका टर्म होती है, वेवलेंथ्स का, ठीक है। अब देखो इस तरीके से हम इसको समझ लेते हैं कि जो एक फोटोन की जो एनर्जी होती है क्वांटम इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
फ्रीक्वेंसी, और जब ये प्रोपोर्शनली का चिन्ह रहेंगे प्रोपोर्शनल कांस्टेंट एच, जिसको प्लांक कांस्टेंट कहते हैं, वो आएगा एच न्यू। न्यू बराबर हमें पता है सी बाय लैम्बडा, ठीक है। तो ये किसकी, यदि लाइट की बात करें तो इसको एक फोटोन बोलेंगे, और किसी अदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स की बात करें तो वो क्या है, एक क्वांटम बोलते हैं इसको, ठीक है। अब ये तो होगी एक फोटोन या एक क्वांटम की एनर्जी। अगर हम एन फोटोन्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, एन एच न्यू या एन एच सी अपॉन लैम्बडा, और इस एन की वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 होगी, ना कि 3.5 1/4 3/4, ये हम नहीं ले सकते, ठीक है। और हमें पता है कि ये तो हो गया, ठीक है। बस यही बता रखा है इसमें कि किस तरीके से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के उसमें प्लांक के क्वांटम थ्योरी में यही बता रखा है, ठीक है। इसके बाद देखो क्या आता है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, वैसे मैं तुम्हें इसमें समझा देती हूँ कि देखो, जब भी हम क्या करते हैं किसी मेटल्स के ऊपर, उसमें हम मेनली लेते हैं एल्कली मेटल, ठीक है, जैसे पोटेशियम सीजियम रुबेडियम, ठीक है। तो इसके ऊपर हाई एनर्जी रेडिएशन की एनर्जी क्या होती है हमें पता है, एच न्यू। जब इसके ऊपर डालते हैं ना तो यहाँ से मेटल से क्या होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, इजेक्शन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और जब इन्हें हम सर्किट में प्रवाहित करते हैं तो हमें क्या मिलता है, इससे फोटो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है, ठीक है। तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हम इसको देते हैं वो एनर्जी का कुछ पार्ट तो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के काम आता है, कुछ पार्ट वो काइनेटिक एनर्जी के रूप में एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, मेटल के अंदर ही। तो देखो एच न्यू इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्बडा और इज इक्वल टू 1/2 mv², यानी कि काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, हमने क्या करा, एक बार पढ़ लेते हैं फिर अच्छे से समझ आएगा कि क्या दे रखा है इसमें। देखो जब भी हम क्या करते, किसने बताया सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, हेनरी हर्ट्ज ने क्या कहा कि जब भी हम इलेक्ट्रिकल करंट, या मैं बोल दूं कि जब भी एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी की रेडिएशन डालते हैं तो अल्कली मेटल जैसे पोटेशियम रुबेडियम सीजियम क्या करते हैं, उसकी सरफेस से एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है जिसको, ठीक है। अब इसका क्या होता है कि द इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस एज सुन एज द बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक द सरफेस। और जब किसी की मेटल की सरफेस से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है तो वो ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, वो तुरंत के तुरंत जैसे ही लाइट पड़ी वैसे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है, ठीक है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ ब्राइटनेस ऑफ लाइट। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, इंटेंसिटी या उस लाइट की ब्राइटनेस के, ठीक है। फॉर ईच मेटल देयर इज ए कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रिक्वेंसी। अब देखो ऐसा तो है नहीं कि कोई भी मेटल लिया और कितनी भी डाली तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो जाएगा, नहीं। पर्टिकुलर मैटर के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट की फ्रिक्वेंसी चाहिए जो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन करेगी, उसी को हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, इसको म्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं हम। अगर इस म्यू नॉट की वैल्यू जो हमने फ्रिक्वेंसी दी अगर वो उससे कम है, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा, लेकिन अगर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से तो इलेक्ट्रॉन भी इजेक्ट होगा और बाकी का अमाउंट ऑफ एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के रूप में एब्जॉर्ब होगी उसके अंदर। एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ फ्रिक्वेंसी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी, जबकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है कि अलग अलग क्या हुए, रिजल्ट एब्जॉर्ब हुए, ठीक है, वो अब हम देख लेते हैं। ऑल द अबाउ रिजल्ट्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ क्लासिकल फिजिक्स, और ये सारे हम क्लासिकल फिजिक्स जो कि वेव नेचर बताती है उसके बिहाफ पे नहीं कर सकते, ठीक है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड एंड काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद एम शुड डिपेंड ऑन द ब्राइटनेस ऑफ लाइट्स, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, it has been observed that
द नंबर The number of electrons ejected does depends upon the brightness of light। ठीक है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे ये डिपेंड करते हैं इंटेंसिटी पे। तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स। पर काइनेटिक एनर्जी उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है, किस पे, इंटेंसिटी पे। ठीक है, इसी तरीके से जो द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी सबके लिए अलग अलग होती है। मैंने बताया कि रेड लाइट के लिए इतनी होगी, ठीक है, येलो लाइट के लिए इतनी होगी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, और पोटेशियम के लिए थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी इतनी होगी। ठीक है, अब आइंस्टीन ने एक्सप्लेन किया कि क्या होता है कि वाज एबल टू एक्सप्लेन द फोटोइलेक्ट्रिक यूजिंग प्लांक क्वांटम थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एज ए स्टार्टिंग पॉइंट। अब क्या होता है इसमें देखो कि shining a beam of light onto a metal surface therefore be viewed as a shooting a beam of particles, the photons. When a photons of sufficient energy strike on an electron in the atom of the metal, it transfers its energy instantaneously to the electron during the collision and the electron is ejected without any time lag or delay। यानी कि जैसे ही हमने लाइट डाली वो क्या करेगा, वो लाइट वहाँ से जाके सरफेस से टकराएगी, वहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स आपस में कोलिजन करेंगे और उसके थ्रू क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएगा। ठीक है, विदाउट डिले। ग्रेटर द एनर्जी पास बाय द फोटोन ग्रेटर विल बी द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन। जितनी ज़्यादा हम एनर्जी की लाइट डालेंगे उतना ही ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफ़र होगी इलेक्ट्रॉन को, और वैसे ही काइनेटिक, और उसी तरीके से उसकी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी उस इलेक्ट्रॉन्स की, क्योंकि एक पर्टिकुलर अमाउंट तो उसको इजेक्ट करने में लगा और जितनी बाकी की एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के रूप में एब्जॉर्ब हो गई। इन द अदर वर्ड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रिक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यानी कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रिक्वेंसी। Since the striking photon has energy equal to h nu and the minimum energy required to eject the electron। देखो, मान लो हमने h न्यू एनर्जी वाला रेडिएशन डाला और जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड चाहिए हमें इजेक्ट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को, वो कितनी है, h न्यू। तो यहाँ पे एच न्यू में से हम एच न्यू नोट तो किस में काम में ले लेंगे, इजेक्ट करने के इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, और जो बाकी की एनर्जी बचेगी वो किस फॉर्म में आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी के रूप में। ठीक है, ये होता है हमारा। ठीक है, देखो यहाँ पे हमने एच न्यू रेडिएशंस डाल ली, एनर्जी की रेडिएशन, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इजेक्ट हुआ, जिसको हमने फोटो इलेक्ट्रॉन कहा। और उस फोटो इलेक्ट्रॉन को जब हम सर्किट में प्रोवाइड करेंगे तो क्या क्या किसका क्या जनरेट होता है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब जैसे एल्कलाई मेटल वगैरह काम में लेते हैं तो देखो क्या हुआ कि मान लो हमारे पास हमने एच न्यू एनर्जी की क्या डाली, वेवलेंथ एनर्जी की रेडिएशंस डाली, और जो मिनिमम फ्रिक्वेंसी चाहिए हमें वो चाहिए इजेक्ट कराने के लिए इलेक्ट्रॉन को, वो क्या चाहिए, एच न्यू नोट। तो एच न्यू में से एच न्यू नोट घटा देंगे तो क्या बच जाएगा हमारे पास, बाकी की एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के रूप में। और जो वो मिनिमम फ्रिक्वेंसी जो हमें इजेक्ट करा, एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने के लिए चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, जो अलग अलग मेटल के लिए क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। एच न्यू नोट को ही हम क्या बोल सकते हैं, डब्ल्यू नोट, यानी कि वर्क फंक्शंस बोलते हैं इसको। ठीक है, और ये किसके बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। ठीक है, हमें पता है एच न्यू इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्बडा, और वो किसके बराबर होगा, काइनेटिक एनर्जी के, और लैम्बडा यहाँ पे क्या होगी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है, कि इस वेवलेंथ्स की एनर्जी अगर हम डालेंगे, रेडिएशन डालेंगे तो क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन का इंजेक्शन होगा। देखो हाई इंटेंसिटी की लाइट डालेंगे तो क्या होगा, मोर फोटोन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इजेक्ट होंगे, पर इंटेंसिटी पे कोई, उस पर किस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इंटेंसिटी का, काइनेटिक एनर्जी पे, क्योंकि हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हमारी, एच न्यू माइनस एच न्यू नोट। ठीक है, हमने ये फिक्स अमाउंट की डाली। ठीक है, और ये भी किसी भी एलिमेंट्स या आइटम्स के लिए क्या होती है, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी भी फिक्स होती है, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, फिक्स होगी। इससे इंटेंसिटी का कोई लेना देना नहीं है। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है फ्रिक्वेंसी पे, और इंटेंसिटी डिपेंड करती है लैम्बडा पे, वेवलेंथ्स पे। ठीक है, और इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होगा, नंबर ऑफ फोटोन्स की संख्या बढ़ती है। ये है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है,
पूरा यही दे रखा है इसमें। अब देखो ड्यूल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, इसमें क्या हुआ कि भाई देखो एक तरफ तो हम डिफ्रैक्शन और क्या पढ़ते हैं, हम डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस पढ़ते हैं जो वेव नेचर्स को बताता है। दूसरा हमने यहाँ पे डिफरेंट अभी 4 पॉइंट्स बताए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और अलग अलग पढ़े। तो इससे क्या हो रहा था कि साइंटिस्टों के मन में क्या हो रहा था, एक डिलीमिया हो गया था कि भाई इसका हम पार्टिकल नेचर माने या वेव नेचर्स, और उनके पास कोई भी मतलब ऐसा कोई निकल के नहीं आया था कंक्लूजन कि एक ही चीज़ पार्टिकल और रेडिएशंस दोनों शो कर रही हो। तो मतलब क्या होता है कि जो रेडिएशंस होती है ना वो वेव प्रॉपर्टी भी रखती हैं और लाइट प्रॉपर्टी भी रखती है। तो ये ड्यूअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है कि साइंटिस्टों ने मान लिया कि ये इलेक्ट्रो के बिहेवियर फोटो मतलब हमारा जो है वेव नेचर भी होता है और इनका पार्टिकल नेचर भी होता है। जैसे कि मैं बोल दूँ कि भाई इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन वेव नेचर को शो करते हैं, और हमारे अलग अलग जो हैं जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स, प्लांक क्वांटम, ये किसको शो करते हैं, हमारे पार्टिकल नेचर को। ठीक है, तो दोनों ही शो करते हैं। कुछ यहाँ पे क्या दे रखी है हमें क्वेश्चंस दे रखे, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन्स ऑफ रेडिएशंस हुज फ्रीक्वेंसी इज 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। देखो इसमें क्या होता है कि देखो मैं बात करूँ, यहाँ पे हमें दे रखा है फ्रिक्वेंसी यानी कि म्यू दे रखी है कितनी, 5 × 10⁻14 हर्ट्स, या मैं बोल दूँ सेकेंड इनवर्स, और हमसे क्या पूछा है एनर्जी। तो E = हमें पता है एच न्यू होता है, और नंबर ऑफ फोटोन्स एक से ज़्यादा तो एन एच न्यू यूज करेंगे हम। ठीक है, तो एन की वैल्यू यहाँ पे देखो एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 मोल का पूछा है। तो 1 मोल में कितने फोटोन्स होंगे भाई, 1 मोल = 6 × 2 × 10⁻23 पर मोल। ठीक है, ये होगा है ना। एच की वैल्यू हमें पता ही है, एच की वैल्यू 6.626 × 10⁻14 जूल सेकेंड, इनटू न्यू की वैल्यू हमें पता है 5 × 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, और एन की वैल्यू 1 मोल के लिए कितनी होती है, 6 × 2 × 10⁻13 पर मोल। ठीक है, तो देखो सेकेंड इनवर्स से सेकेंड कट गया, और ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी जूल पर मोल में। ठीक है, और इसको किलो जूल में निकालना है, तो किलो जूल के लिए हम इसको किससे डिवाइड कर देंगे, ये हमारा जूल में आ गया, किलो जूल में हमें चाहिए तो 10 की पावर मतलब 1000 से इसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा, किलो जूल में। इसी तरीके से हमें दे रखा है ए 100 वॉट बल्ब एमिट्स मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा दे रखी है। ठीक है, कितनी है ये है, और वॉट भी क्या होती है एक तरीके से पावर दे रखी है, पावर ऑफ बल्ब कितनी है 100 वाट, या जिसको हम बोल सकते हैं जूल पर सेकंड। ठीक है, ये पर सेकंड में इतनी जूल ऑफ एनर्जी एमिट करता है। ठीक है, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन हमें पता है यही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, एच की वैल्यू रख देंगे, सी की हमें पता है, लैम्बडा हमारे पास है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, किसकी वैल्यू आ जाएगी, एनर्जी की। और यहाँ से हमें नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड निकालने हैं, कितने से, पावर ऑफ बल्ब कितनी है 100 जूल पर सेकंड या 100 वाट। तो इसको नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड निकालने हैं, तो ये जो एनर्जी की अमाउंट आई है इससे किसको डिवाइड कर देंगे, इसकी पावर को, तो हमारा क्या आ जाएगा, क्या निकल के आ जाएगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स यानी कि जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्वेंसी आ जाएगी हमारी। ठीक है, एनर्जी आ गई, एनर्जी और फ्रिक्वेंसी में क्या है, पावर दे रखी हो तो इससे डिवाइड कर दो, ये आई एनर्जी, और यहाँ से फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हैं हम। ठीक है, एनर्जी को डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा इस तरीके से, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड निकालने हैं तो। अब ये 2.8 दे रखा है, इसी तरीके से हमें क्या दे रखा है इसमें, वैन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑफ वेवलेंथ दे रखा है नैनोमीटर में, और काइनेटिक एनर्जी दे रखी है हमें
व्हाट इज़ द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव, यानी कि एच न्यू नोट पूछा है हमसे, ठीक है। एंड व्हाट इज़ द मैक्सिमम वेव लेंथ दैट विल कोज ए फोटो इलेक्ट्रॉन टू बी एमिटेड, ठीक है। तो देखो एनर्जी तो हम इस फॉर्मूले से निकाल ही सकते हैं, यहाँ से हमने एनर्जी निकाल ली। एक मोल फोटोन की एनर्जी इतनी हो गई, ठीक है, एक मोल फोटोन की एनर्जी इतनी हो गई। अब देखो हमें क्या निकालनी है, मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, ये एनर्जी आ गई, ठीक है। तब मिनिमम एनर्जी फॉर वन इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इसको हम किससे, एक ये तो एक मोल के लिए निकल के आई, तो इसको 6 पॉइंट इससे कर देंगे तो ये एक इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी आ गई, ठीक है। अब वेव लेंथ होती है हमारी hc/e, तो इससे डिवाइड करके हम क्या निकाल सकते हैं, इसकी वेव लेंथ निकाल सकते हैं। इसी तरीके से क्या दे रखा है, द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी न्यू नोट फॉर ए मेटल, थ्रेशोल्ड एच न्यू दे रखी है, काइनेटिक एनर्जी पूछी है, हाँ रेडिएशन फ्रिक्वेंसी इतनी दे रखी, तो एच न्यू माइनस एच न्यू नोट इज इक्वल टू 1/2 mv² रख देंगे, वैल्यू रखेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी, क्या पूछा इसमें, काइनेटिक एनर्जी की, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा प्लांक क्वांटम और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, ठीक है। आगे का पार्ट्स हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए इतना ही।